अब कितने समय बाद मैं अपने गांव जाकर अपनी माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। शहर का पिज्जा और बर्गर खाकर तो मैं ऊब सा गया हूँ। ट्रेन में बैठा अनिकेत लगातार अपने मन में ये बात सोच रहा था। वो शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव की तरफ ही रहता। कुछ देर बाद वो अपने गांव पहुंचता है, जहां उसकी माँ यशोदा उसे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अनिकेत, मेरा बच्चा आ गया तू। कितने दिनों बाद अपने लाल को देख रही हूँ। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और तुम्हें देखकर और भी ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। मैं भी मेरे लाल। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा ले, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ देर बाद अनिकेत फ्रेश होकर खाने के लिए बैठता है तो उसकी माँ उसे नूडल्स परोसती है। ये क्या है माँ? ये नूडल्स है बेटे, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। शहर में तो तुम यही सब खाते होंगे ना, तो मुझे लगा तुम्हें यही अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, शहर में तो मैं हमेशा से यही सब खाता हूँ, और मैं तो तुम्हारे हाथ का बना कुछ देसी खाना खाना चाहता था। लेकिन बेटा, अब तो गांव में भी सभी लोग यही सब खाते हैं। क्या? लेकिन क्यों माँ? ये तो गलत है। आप अपना खान पान छोड़कर शहर का खान पान खा रहे हो। ये तो बड़ी ही गलत बात है माँ। अपनी माँ की बात सुनकर अनिकेत उदास हो जाता है। फिर अगले दिन वो गांव में घूमने निकल जाता है तो उसे हर जगह तरह तरह के जंक फूड के ठेले ही नजर आते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो यही सब सोचते सोचते जंगल के पास बनी नदी के पास जा पहुंचा और वहां काफी देर तक बैठा रहा और सोचने लगा। ये मेरे गांव को क्या हो गया है? अब इस गांव के लोग बहुत बदल गए हैं। सब लोगों ने शहरी तौर तरीके अपना लिए हैं। ऐसा ही रहा तो ये सब जंक फूड खाकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे तो ये अपनी सारी शक्ति खो देंगे, और खेती बाड़ी करने के लिए शक्ति तो देसी खाने से ही मिलती है। लेकिन अब उन्हें ये बात कैसे समझाऊं? यही सब सोचते सोचते अनिकेत एक पत्थर उठाकर तालाब में फेंकता है। वो पत्थर जाकर कमल के फूल पर लगा, जिस पर एक मेंढक बैठा हुआ था। जैसे ही वो पत्थर उस मेंढक को लगता है तो वो एकदम से एक साधु के रूप में बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स, तुमने मुझे एक श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं कई सालों से मेंढक के रूप में कैद था। जब तक कोई नेक दिल इंसान और सच्चा इंसान मुझे पत्थर नहीं मारता, मैं इसी रूप में कैद रहता। लेकिन तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? साधु महाराज जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव वाले अपने तौर तरीके को कभी ना भूलें, हमेशा स्वस्थ खाना खाएं ताकि वो बलशाली बने रहें। लेकिन मैंने देखा यहाँ तो सब जंक फूड खाने में लगे हुए हैं और इनसे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं गांव में रहकर उन सबकी इस आदत को बदलना चाहता हूँ। तथास्तु। तभी अपने चमत्कार से साधु एक जादुई लकड़ी का यंत्र प्रकट करते हैं। ये लो पुत्र। ये क्या है बाबा? ये एक यंत्र है। इससे तुम यदि एक तरफ खाने की सामग्री डालोगे तो दूसरी तरफ वो बेहद ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारे पास कोई चीज है तो उसे इसमें डालकर देखो। अनिकेत के पास थोड़े से पोहे जेब में रखे हुए होते हैं। अभी तो मेरे पास ये पोहा है, वो भी कच्चा। क्या मैं इसे डाल सकता हूँ? अवश्य अवश्य पुत्र। तभी अनिकेत उस पोहे को उस यंत्र में डालता है, जिससे देखते ही देखते वो यंत्र उस यंत्र के दूसरी तरफ पूरी तरह पक कर आ जाता है। ये देख अनिकेत हैरान रह जाता है। अरे वाह बाबा, ये तो चमत्कार है। अब तुम इस यंत्र से पोहा बनाकर बाजार में बेचोगे तो तुम्हारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी और तुम्हारे गांव वालों को कुछ सेहतमंद खाना भी खाने को मिल जाएगा। साथ ही उनके रोग भी दूर होंगे। अब वो गांव में एक जगह ठेला लगाकर उसमें पोहा बेचना शुरू करता है। आइए आइए, सेहतमंद पोहा खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। पोहा? अरे अनिकेत बेटा, भला चाउमीन गोलगप्पे बर्गर के आगे जो है तुम्हारा पोहा कौन ही खाएगा? काका, आप एक बार ये सेहतमंद खाना खाएंगे ना तो सब भूल जाएंगे। साथ ही इस पोहे को खाकर आपकी सब बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। बीमारियां दूर हो जाएंगी? क्यों? ये कोई जादुई पोहा है क्या? हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लो। ऊपर से इसका दाम भी बड़ा कम है, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। क्या? सिर्फ 10 रुपए प्लेट? फिर तो मेरे लिए झट से एक प्लेट लगा दो। अनिकेत जैसे ही पोहा बनाकर उसे देता है तो वो उसे खाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इतनी टेस्टी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। साथ ही दाम भी कम था। ऊपर से उसे खाते ही काका के सर में होने वाला दर्द भी मानो गायब हो गया।
ये तो सचमुच में कोई जादुई पोहा मालूम होता है भाई। जानता है तेरे ठेले पे आने से पहले मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन इसे खाते ही सारा दर्द गायब हो गया। ये बात सुनकर गांव के और भी लोग उसके हाथ का बना पोहा खाने आते हैं और 10-10 रुपए करके भी अनिकेत दिन भर में अच्छी कमाई कर लेता है। जैसे जैसे लोगों को उसके जादुई पोहे के बारे में पता चला, सब लोगों की भीड़ दूसरे ठेलों को छोड़कर उसी के ठेले पर लग गई। भले ही पोहे का स्वाद और जादुई होने के कारण लोगों की बीमारियां दूर हो जा रही हों, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इससे लोगों को आराम तो मिल रहा है और वो बेकार की शहरी चीजें खाने से तो बच रहे हैं। लोग उसके पोहे के शौकीन बन जाते हैं। गांव के लाला को जैसे ही इसकी खबर लगती है तो वो बड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि अब उसकी वजह से उसकी दुकान और लगाए हुए ठेलों पर बिक्री नहीं हो रही थी। ये क्या, जब से इस अनिकेत ने खुद का ये काम शुरू किया है मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अरे मालिक, सुना है उसके पास कोई जादुई यंत्र है जिसमें वो कच्चा पोहा डालता है और वो स्वादिष्ट और जादुई पोहा बनकर अपने आप उस यंत्र से निकल आता है। अच्छा, तो तू आज ही जाकर उस मशीन को चुरा ला, फिर हम भी उसकी तरह खूब नोट छापेंगे। राजू और जग्गा रात को चुपके से अनिकेत के घर से वो मशीन चुरा लाए और अगले दिन लाला उस मशीन से अपनी दुकान पर पोहा डालकर निकालने लगा, लेकिन उसमें से पोहे की जगह मिट्टी बाहर आई। अरे ये क्या, इसमें से तो मिट्टी बाहर आ रही है, लगता है ये मशीन खराब है। लाला गुस्से में उस यंत्र को पटक देता है। तभी उसमें से वो साधु महाराज निकलते हैं और वो क्रोधित होकर कहते हैं, लालची इंसान, अब तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे चुटकी में ही एक खरगोश में बदल दूंगा। नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई। तभी वहां पर अनिकेत आ जाता है और वो सारी बात समझ जाता है। बाबा, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनसे भूल हो गई, इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बालक, तुमने मुझे उस दिन मुक्त करवाया था, इसीलिए मैं तेरी बात मान रहा हूं, नहीं तो मैं इसका सर्वनाश कर देता। ये लो तुम्हारा यंत्र और इसका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए ही करना। ये कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। लाला अनिकेत से भी माफी मांगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है।